हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिजिक्स का 13वां वीडियो देने जा रहे हैं। 12 वीडियो तक दे चुके हैं, हम लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। परावर्तन, फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन चल रहा है इसमें। और इसमें हम देखे थे पिछले वीडियो में दर्पण सूत्र, आवर्धन के बारे में, और लगभग हम बोल ही दिए थे पिछले वीडियो में कि प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर जो है कि थ्योरी उसका लगभग समाप्त होने का है। कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था पार्ट, उसको सोचे पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आंकिक प्रश्न पर हम लोग आएंगे। तो शुरुआत करते हैं परवलयिक दर्पण। आज परवलयिक दर्पण, अवतल दर्पण अधिक वक्र हो तब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण क्या है? परवलयिक दर्पण अवतल दर्पण अधिक वक्र, जब अधिक वक्र होता है, जैसे वक्र मतलब घुमा हुआ, अधिक, जब अधिक वक्र होता है तो प्रकाश की समांतर किरण जब आता है प्रधान अक्ष के जब समांतर कोई किरण आता है तो परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य अक्ष पर जाकर जमा होती है। सभी किरणें, अधिक वक्र होता है ये परवलयिक दर्पण। कैसा होता है? एक समान दर्पण, अवतल दर्पण तो देख ही चुके हैं, हम लोग पहचान चुके हैं कि उसका धंसा हुआ रहता है, कि इसका अधिक वक्र होता है, अधिक मुड़ा हुआ होता है, और ये अधिक फोकस करता है, दूरी तक भेजता है, लाइट को मदद करता है भेजने में। और इसीलिए इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में देखेंगे, ठंडी के दिनों में देखते हैं कि कुहासा रहता है उस समय ठंडी में, तो आगे चलना बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी को, ड्राइवर को आगे बढ़ाना, गाड़ी को क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाइट वहाँ पर नहीं रहता है आगे, जो कि धीरे धीरे स्लो मोशन में गाड़ी बढ़ाता है। लेकिन ये जो परवलयिक दर्पण वहाँ पर लगा हुआ रहता है, नीचे लाइट में देखेंगे बहुत सारा गाड़ी का नीचे में रहता है परवलयिक दर्पण लगा हुआ रहता है। इतना मुड़ा हुआ रहेगा कि वो बहुत दूरी तक फोकस करेगा, बहुत दूरी तक फोकस करेगा, जिससे क्या होगा, गाड़ी आसानी से निकलेगा आगे। इसीलिए इसका उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है, परवलयिक दर्पण का। ये इस तरह का होता है परवलयिक दर्पण, अधिक मुड़ा हुआ है। एफ सी, इस तरह से इसके समांतर जितने भी किरण जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरण जाएंगे तो क्या होगा, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर ही जमा होगा। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे ही जमा होगा। ये हो गया समांतर किरण गया। समांतर किरण जाने के बाद यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी समांतर किरण गए परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से, ये एफ है, ये क्या है, एफ है, एफ मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से। तो ये अधिक मुड़ा हुआ होता है वक्र, परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक। उसके बाद है आगे, इसको लिखिए पूरा। उसके बाद आगे है हमारा
गोलीय विपथन। अगला पॉइंट है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन, स्फेरिकल एवर्सन। स्फेरिकल एवर्सन क्या है? गोलीय विपथन। गोलीय विपथन एक कहिए दोष है। ये क्या है? अधिक चौड़ाई वाला अवतल दर्पण होता है। अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण दर्पण के अधिक चौड़ाई वाले होता है, ये अधिक चौड़ाई वाले, अधिक चौड़ाई वाले क्या होता है? अवतल दर्पण। अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर C, इस तरह से अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण है। अगर इस पे हम समांतर किरण भेजते हैं दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, अधिक चौड़ाई वाले अवतल दर्पण पे अगर प्रधान अक्ष के समांतर हम किरण को भेजते हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए। मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन मुख्य फोकस से होकर नहीं भी गुजरती है। यही फोकसन, ये दर्पण के फोकसन दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। यही जबकि हम जानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण समांतर जाएगी प्रधान अक्ष के, ये CP, ये प्रधान अक्ष होता है, इसके समांतर जितने भी किरण आपतित होते हैं दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जबकि यहाँ मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजर रही है। यही दोष है अवतल दर्पण का। ये क्या है? फोकसन दोष है। मुख्य फोकस पर नहीं जा रहा है, परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पर नहीं जा रही है, तो इसलिए फोकसन, ये फोकसन दोष कहलाया और इसी को कहते हैं गोलीय विपथन। इसे क्या कहते हैं? गोलीय विपथन। तो लिखेंगे जब अधिक चौड़ाई के अवतल दर्पण पर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरती, मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरती है, तब फोकसन के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। गोलीय विपथन कहते हैं। ये अधिक चौड़ाई का अवतल दर्पण रहता है M, और ये M' क्या? अधिक चौड़ाई का अवतल दर्पण है। इधर का ये अधिक क्षेत्र है, ये अधिक क्षेत्र, ये कॉस्टिक क्षेत्र कहलाता है। कॉस्टिक क्षेत्र, ये कॉस्टिक क्षेत्र है। अधिक चौड़ाई वाला दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? अधिक चौड़ाई वाला दर्पण, अधिक चौड़ाई वाला दर्पण। और इधर कॉस्टिक क्षेत्र हो गया, यानी कि जिस महत्तम क्षेत्र तक किरणें सिमट कर रह जाती है, यहाँ तक मैक्सिमम इस क्षेत्र तक सिमट के रह गया किरण, तो इसको कहेंगे कॉस्टिक क्षेत्र। नोट में उसको लिख लेते हैं। जिस महत्तम क्षेत्र तक किरणें
सिमट कर रह जाती है उसे कॉस्टिक क्षेत्र कहते हैं, उसे कॉस्टिक क्षेत्र कहते हैं। और ये दोष उत्तल दर्पण में नहीं होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का वो साइड हो रहता है मुख्य फोकस है। तो इसको भी नोट में लिख लेंगे। नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि गोलीय विपथन उत्तल दर्पण में नहीं होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है। गोलीय विपथन उत्तल दर्पण में नहीं होता है, मतलब गोलीय विपथन का दोष ये उत्तल दर्पण में होता है, सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। उसके बाद एक होता है इसमें पॉइंट अनुबद्ध फोकस। अनुबद्ध फोकस अनुबद्ध फोकस। ये देखिए क्या होता है अनुबद्ध फोकस, कि जब अवतल दर्पण है ये देखिए समझिए अच्छे से, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया। ये उसका प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब, चलिए बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक समांतर किरण भेज दिए तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, ये मुख्य फोकस से। और दूसरा जो है दूसरा यहाँ से जाएगा सी से, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। जैसे ये ए बी क्या था वस्तु था, इसका प्रतिबिंब इसका उल्टा बन गया, ए डैश इधर नीचे आ जाएगा, ये बी के इसको कहते हैं बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। यहाँ से जब केंद्र से जाता है तो परावर्तन के बाद केंद्र से ही वापस लौट जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, बी का प्रतिबिंब बी डैश बन गया। प्रधान अक्ष पर बिंदु बी था, प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु बी का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर बी डैश बन गया। इसी को कहते हैं, बी डैश को कहते हैं अनुबद्ध फोकस। कि किसी वस्तु, जब कोई वस्तु प्रधान अक्ष पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बनता है, और वो प्रतिबिंब मुख्य फोकस के सिद्ध में होता है। इसके सिद्ध में देखिए, ये जो है इसी के सिद्ध में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका अनुबद्ध फोकस बी है। क्या हो यहाँ अनुबद्ध फोकस बी डैश है, बी नहीं बी डैश है। तो लिखेंगे कि प्रधान अक्ष पर स्थित, प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बनता है, जो मुख्य फोकस के सिद्ध में होता है, के
सिद्ध में होता है, कि सिद्ध में होता है, उसे अनुबद्ध फोकस कहते हैं। अनुबद्ध फोकस कहते हैं। जैसे B यहाँ पर है, प्रधान अक्ष पर कोई बिंदु है B, इसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही बना। प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर बनता है और वो क्या होता है, मुख्य फोकस के सिद्ध में होता है, तो उसे कहते हैं अनुबद्ध फोकस। यहाँ पर B' क्या है, अनुबद्ध फोकस है। समझिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान फिजिक्स है ये हुआ अनुबद्ध फोकस। इसको लिखिए। उसके बाद एक पॉइंट है कि मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानकर, न्यूटन साहब ने मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानकर एक सूत्र दिए और उस सूत्र को कहा जाता है न्यूटन सूत्र। दर्पण में न्यूटन सूत्र। फिजिक्स तो जानबे करते हैं कि बहुत ही महान वैज्ञानिक था, अंग्रेज वैज्ञानिक, और इतना योगदान दिए फिजिक्स में कि इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स की मान्यता मिल गई। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक योगदान दिए, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, लेकिन इनका योगदान काफ़ी अधिक था, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को। देखिए आ रहा न्यूटन का सूत्र दर्पण में। इन्होंने क्या किए थे कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को मान लिए थे मूल बिंदु। जिस तरह से मूल बिंदु होता है, हम लोग यहाँ पर मूल बिंदु ध्रुव को मानते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिए थे मुख्य फोकस को मूल बिंदु और वहाँ से एक सूत्र निकाले थे, VUF में एक रिलेशन ले लिए थे और उसे कहते हैं न्यूटन सूत्र। तो आते हैं न्यूटन सूत्र पर। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को मूल बिंदु मानकर न्यूटन सूत्र प्राप्त करना। मूल बिंदु को क्या मान लिए थे इन्होंने, देखिए ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर P, ये हो गया F, ये हो गया C और ये अनंत हो गया। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखिए न्यूटन सूत्र से हम बता देते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ ये वस्तु हो गए, मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, और ये प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, और यहाँ पर उन्होंने मान लिए थे मुख्य फोकस को मूल बिंदु। इन्होंने क्या मान लिए थे, ऐसे तो ये होना चाहिए, ये होता है F, ये स्मॉल f, ये दूरी, और ये दूरी कहलाता है, ये दूरी V कहलाता है, और इस दूरी को हम लोग कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं U, इस दूरी को U कहते हैं। लेकिन न्यूटन साहब ने क्या किए थे, कि इसको मूल बिंदु मान लिए थे, इसको F को, मुख्य फोकस को क्या मान लिए थे, मूल बिंदु मान लिए थे। ये मूल बिंदु यानी कि यहाँ से उन्होंने दूरी मापे, तो यहाँ से वो मान लिए थे कि वस्तु दूरी क्या है हमारा, ये मान लिए थे x, ये मान लिए थे कि वस्तु दूरी क्या है, मूल बिंदु से, यहाँ से F से यहाँ दूरी मान लिए थे x। हमने माने थे, न्यूटन साहब ने माने थे। कौन माने थे, न्यूटन साहब ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये मान लिए थे न्यूटन साहब क्या, y मान लिए थे,
प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से ये दूरी y मान लिए थे, लेकिन हाँ यहाँ से ये प्रतिबिंब दूरी है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ये है फोकस दूरी f और ये है वस्तु दूरी। लेकिन उन्होंने जब इसको मान लिया था मुख्य फोकस को मूल बिंदु, तो न्यूटन साहब के अनुसार से इसको मान लिया ये अक्ष, उन्होंने कह दिया कि ये दूरी अक्ष है, ये दूरी प्रतिबिंब दूरी y है। तो अगर हम इसका मान लिखना चाहें तो ये टोटल में अगर f घटा देंगे तो ये दूरी भी लिख सकते हैं v माइनस एफ, v माइनस एफ लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पूरा में यक्स, ये पूरा में ये वाला घटा देंगे f, ये वाला f, तो ये निकल जाएगा, यानी कि u माइनस एफ है ये वाला। ये दूरी को एक तरह से कहो u माइनस एफ भी लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हुआ। लेकिन न्यूटन साहब ने x उसको माने थे, न्यूटन साहब क्या माने थे, x माने थे। तो यहाँ से लिखेंगे कि दर्पण के अनुसार, दर्पण के अनुसार क्या होना चाहिए कि वस्तु दूरी बराबर u, प्रतिबिंब दूरी बराबर v, अब फोकस दूरी बराबर f, ये दर्पण के अनुसार। लेकिन न्यूटन के अनुसार क्या होगा, न्यूटन के अनुसार वस्तु दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ ले x, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, इस दूरी मापते थे वो, प्रतिबिंब दूरी बराबर y, प्रतिबिंब दूरी को क्या कह दिए, y कह दिए। तो इसलिए हम यहाँ से देखेंगे दूरी x प्रतिबिंब दूरी बाय फोकस दूरी, तो फोकस को मूल बिंदु ही मान लिए थे, तो फोकस दूरी तो एक तरह से वहाँ से वो 0 हो गया, उसी पॉइंट को मान लेते मूल बिंदु। तो यहाँ से हम अब दर्पण सूत्र लगाते हैं, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ f से गुना कर देंगे, दोनों ओर f से गुना करने पर, दोनों ओर f से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो इधर देखिए f/v प्लस f/u बराबर f/f, इधर 1 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो f/v प्लस f/u बराबर इधर 1 आ गया, इधर क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो u भी एलसीएम, v से v में डिवाइड किए तो u इंटू एफ, यू एफ प्लस वी एफ बराबर 1, क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस, तो यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू भी, क्या हो गया, यहाँ से यू भी आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एफ स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ एफ स्क्वायर जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो गया, हम देखिए क्रॉस कर लिए, यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू इंटू वी यू भी। अब क्या कर दिए, सबको उस साइड कर दिए, तो यू भी ये चल गया उधर, तो माइनस यू एफ, ये चल गया उस साइड, तो माइनस वी एफ, एक तरफ 0 बच गया। अब दोनों तरफ एफ स्क्वायर जोड़ दिए, न्यूटन साहब ने किए थे, दोनों तरफ एफ स्क्वायर जोड़ लिया, तो ये ऐसा, यानी कि यहाँ पर भी एफ स्क्वायर प्लस उस साइड 0 था, उधर भी एफ स्क्वायर हो गया। अब क्या करेगा, तो कॉमन ले लीजिए, यू कॉमन,
तो यहाँ पर v माइनस एफ, यहाँ कुछ कॉमन है, ये दोनों में f कॉमन माइनस एफ कॉमन, तो v माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से v माइनस एफ कॉमन, यहाँ से v माइनस एफ, यहाँ भी v माइनस एफ था तो v माइनस एफ कॉमन, तो यहाँ से बचेगा u और माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब देखिए चूँकि u माइनस एफ ये x है, यानी कि u माइनस एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम x, ये हो गया, और v माइनस एफ के जगह पर y, यही तो है y, v माइनस एक्स के जगह पर वो y मान लिए थे, इसका मान y था और इनटू इसका मान x था बराबर एफ स्क्वायर। यहाँ से हो गया x इंटू वाई बराबर एफ स्क्वायर। दिस इज नोन एज न्यूटन फॉर्मूला, यही है न्यूटन सूत्र। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं हम, फिर से एक बार देखिए इसको कि दर्पण के अनुसार u हो गया वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f, दर्पण के अनुसार। लेकिन न्यूटन ने माने थे इसको मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से ये दूरी मान लिए थे उन्होंने x, वस्तु दूरी को x कह दिए थे, अब प्रतिबिंब दूरी को y कह दिए थे, तो x यहाँ पर हो गया, तो टोटल यहाँ तक u है दर्पण के अनुसार और उसके अनुसार ही x है। ये अगर इतना हम लिखना चाहें तो पूरा में u में ये वाला f घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी पूरा है, यहाँ v में ये f घटा देंगे तो ये निकल गया v माइनस, यानी कि y हो गया v माइनस एफ के बराबर और x हो गया u माइनस एफ के बराबर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो हो गया u माइनस एफ के बराबर और y हो गया v माइनस एफ के बराबर। अब न्यूटन के अनुसार क्या हुआ, वस्तु दूरी को x मान लिए थे, प्रतिबिंब दूरी को यहाँ से y मान लिए थे, तो दर्पण सूत्र लगा दिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों और f से गुना हम कर दिए पहले, तो इधर हो गया f/v, f से गुना करेंगे तो f/v, u/v, u f/u, इधर हो जाएगा f/f, फिर ये f से f कैंसिल हो गया तो इधर 1 हो गया, तो यहाँ से हो गया f/v प्लस f/u बराबर 1। फिर एलसीएम ले लिए, v और u का एलसीएम u भी हो गया, यहाँ से v से डिवाइड किए तो v कैंसिल आउट हो गया, u इंटू एफ, यू एफ प्लस u से डिवाइड किए तो v इंटू एफ, वी एफ बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दिए तो u एफ प्लस वी एफ बराबर u भी, सब दो ये दोनों को ये साइड कर दिए, तो देखिए u भी तो पहले से था इधर, इसको उस साइड लेकर चल गए तो माइनस, इसको उस साइड लेकर चल गए तो ये भी माइनस, इस तरफ बच गया 0। अब क्या किया, दोनों तरफ एफ स्क्वायर न्यूटन से हमने जोड़ दिए, तो इधर जब जोड़ दिए तो इधर भी जुड़ गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लिए, u कॉमन लिया तो v माइनस एफ, यहाँ एफ माइनस एफ कॉमन लिया तो v माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब v माइनस एफ इंटू u माइनस एफ बराबर एफ स्क्वायर। अब v माइनस एफ को y का है, यहाँ देखो v माइनस एफ को y, ये v माइनस एफ है, ये y के बराबर है, और u माइनस एफ ये x है, x के मान पुट कर दिए, यानी कि x इंटू वाई बराबर एफ स्क्वायर। ये है न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन सूत्र। आते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न करते हैं फिजिक्स का। देखिए अब आंकिक प्रश्न आराम से, यानी कि इस चैप्टर का कर सकते हैं, जितना थ्योरी बताया गया आप लोगों को उस थ्योरी से टोटल आंकिक प्रश्न आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसान से बना सकते हैं। इजी वे में देखिए हम दर्पण का एक्सरसाइज से हम करवाते हैं कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। परीक्षा में अगर आ जाता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सोल्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और आसानी से बन जाता है, और कम से कम सामने वाले को लगता है कि ये न्यूमेरिकल बना रहा है। न्यूमेरिकल बनाने से क्या हुआ कि ये कंसेप्ट इसके पास है, अगर न्यूमेरिकल को आप हल कर रहे हैं तो थ्योरी पर इसको पकड़ है, तब ये न्यूमेरिकल कर रहा है। न्यूमेरिकल सबसे नहीं होता है, और न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। जब तक थ्योरी पर पकड़ नहीं रहेगा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आते हैं न्यूमेरिकल, इसका देखते हैं क्या कहता है। आंकिक प्रश्न कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब उसकी फोकस दूरी दी हुई, देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में है, कहता है फोकस दूरी बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसका पूछता है वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या बराबर व्हाट, आर बराबर व्हाट पूछ रहा है। चूँकि जानते हैं आर बराबर होता है 2f या f बराबर होता है r/2, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 2f, तो हो जाएगा 2 इंटू, यही थे फोकस दूरी f, ये दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर में जो ये इसका f जिसमें होगा वही यूनिट हमारा वक्रता त्रिज्या की होगी। पूरा आसान था, बन गया। अगला क्वेश्चन इसी का है 2 नंबर, f बराबर 15 सेंटीमीटर, तो r बराबर व्हाट, तो यहाँ से r बराबर फिर वही सूत्र 2f, r बराबर 2f, तो 2 इंटू 15 तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये हो गया। अगर इसी में पूछता ये गोलीय दर्पण दिया हुआ था, कैसा दर्पण है, तो बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें भी पूछता कौन दर्पण है, तो बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल का तो माइनस में आता है। उत्तल दर्पण है, अगर दर्पण के बारे में पूछता तो अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो उसका आधा कर देना है। r बराबर दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो f पूछ रहा है व्हाट, f बराबर व्हाट, तो f बराबर होता है, चूँकि f बराबर होता है r/2, तो 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो गया। अगर इसमें भी पूछता है ये कौन दर्पण है, तभी बोलते हैं हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि u बराबर -20 सेंटीमीटर। ये बुक है, फिजिक्स है राय एवं राय का, क्लास 10 का राय एवं राय का फिजिक्स का अंक एक प्रश्न बता रहे हैं। u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, v दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, f बराबर पूछ दिया व्हाट, m बराबर भी व्हाट। देखिए कुछ नहीं, अगर सूत्र याद है तो आप बना सकते हैं। u भी f आता है दर्पण सूत्र में, जिसमें से दो राशि दिया हुआ है, u और v दिया हुआ है, और f निकालना है, तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे बच्चे? दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से v का मान तो 1/-60 प्लस 1/-20 बराबर 1/f। यहाँ से हो रहा है, ये ऊपर जाए तो चिन्ह माइनस ऊपर लेते हैं, तो -1/60 और -1/20 बराबर 1/f। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 60 एलसीएम हो गया, तो -1 और -3 बराबर 1/f। यहाँ से हो रहा है -4/60 बराबर 1/f। यहाँ से कट गया, कैंसिल हो गया, तो -1/15 बराबर 1/f। यहाँ से क्या हो गया? f बराबर माइनस में 15 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये कैसा था? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कैसा दर्पण है। भी अगर हमारा भी अर्थात प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु दूरी -20 है, अब प्रतिबिंब दूरी -60 है, तो समतल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, तो समतल दर्पण तो ये नहीं हो सकता है। बात रह गई अब गोलीय दर्पण में दो गो, अवतल और उत्तल। तो प्रतिबिंब दूरी हमारा ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक अवतल में होता है, उत्तल में कभी प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर दर्पण के बारे में पूछता तो अवतल दर्पण हो जाता। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है इसका कर सकते हैं। और यम भी इसमें निकालना था, एक चीज़ और निकालना था यम। तो m बराबर सूत्र लगा देंगे -v/u। m बराबर जानते हैं दर्पण में कि होता है आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है -v/u। चूँकि
m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। तो m माइनस, अब v का मान -60 ऑलरेडी है अपॉन u का मान -20। अगर सेंटीमीटर इसका यूनिट भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखिए बताए थे आवर्धन यूनिटलेस होता है। आवर्धन कैसा होता है? यूनिटलेस होता है, अर्थात मात्रकहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दो समान राशि का अनुपात है। यहाँ से हो गया 60/20 माइनस में, तो ये कट गया बराबर 3, बराबर माइनस में हो गया 3, ये यूनिट कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नीचे वाला माइनस रह गया, तो -3 हो गया। m बराबर आ गया -3, आवर्धन क्या हो गया? -3। यहाँ से पता चल रहा है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। प्रतिबिंब हमारा क्या है? वास्तविक है। आवर्धन माइनस सूचित करता है, माइनस और प्लस आवर्धन आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक। अगर वास्तविक है तो माइनस में आएगा, अगर काल्पनिक है तो धनात्मक आएगा m का मान। तो m का मान यहाँ पर बच्चों क्या आया? निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक होता है तो आवर्धन वास्तविक है, बस नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2 का 1 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, क्वेश्चन लिख देते हैं, अवतल दर्पण के सामने दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है भाई। तो इसमें क्या किया दिया हुआ है, डाटा पहले लिखेंगे। फिजिक्स का पहले बारीकी ढंग से इसका क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिया है क्या क्या चीज़ उसको लिखिए। अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण दे दिया, इतना पता चल गया कि हमारे पास कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने रख दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, यानी कि ये वस्तु दूरी हो गया हमारा u बराबर 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये दिया है u बराबर 15 सेंटीमीटर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, देखिए अवतल दर्पण समझिए, इसको ये समझिए, ये अवतल दर्पण, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझिए, एक दो को हम समझा रहे हैं। यहाँ पर है P, यहाँ पर है ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। देखिए अवतल दर्पण के सामने ये 15 सेंटीमीटर दे दिया, ये कितना दे दिया भाई? 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है। ये दे दिया कितना भाई? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब। तो कहता है इसका f क्या है? ये f फोकस दूरी, ये पूछ रहा है, ये f बराबर व्हाट, f पूछ रहा है कि f का मान क्या होगा, ये दूरी। तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान से दर्पण सूत्र लगा देंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र लगा देंगे, आराम से बन जाएगा हमारा। v बराबर दे दिया है, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ये साइड ही बनता है। एक ही केस ऐसा होता है जो अवतल दर्पण में वो साइड काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा, और बाकी के सभी 6 केस इधर होते हैं। प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण के सामने, तो वास्तविक जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा। वास्तविक जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगी, निगेटिव। तो v बराबर, यूँ तो हमेशा निगेटिव होता है कोई भी चीज़ का, चाहे वो अवतल दर्पण का हो या समतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण का हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। v माइनस में 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वास्तविक आ दिया है। आप f बराबर व्हाट, चूँकि हम जानते हैं v, नो दैट 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र इसको कहते हैं, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से 1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/f। यहाँ से हो गया एलसीएम कितना? 30। तो 1 प्लस, सॉरी चिन्ह रखना है, ध्यान नहीं रहा, चिन्ह रखना है, माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे तो
आंकिक प्रश्न सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है 1/30 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/f। एलसीएम हो गया 30 एलसीएम, तो -1 और -2 बराबर 1/f। यहाँ से देखिए -3/30 बराबर 1/f। यहाँ से कट गया तो -1/10 इक्वल टू 1/f। तो -f क्रॉस कर लेंगे यहाँ से, इसके साथ ये इसके साथ क्रॉस, f गुना -1 तो -f बराबर 1 × 10 तो 10। तो f बराबर माइनस चिन्ह को कांस्टेंट राशि के पास भेज देते हैं तो -10, अर्थात cm जो हमारा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी था उसी में इसका यूनिट आएगा। माइनस चिन्ह आना चाहिए, अगर यहाँ धनात्मक आता तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देती है बनाने में, क्योंकि माइनस आना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्पण शुरू में लगा दिया था अवतल दर्पण। क्या लगा दिया था? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए f निगेटिव आना चाहिए, यानी कि बनाते समय भी हम समझ सकते हैं कि जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं। अवतल दर्पण में f निकाल रहे हैं तो ध्यान रहना चाहिए f हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब सही बनाए। लिखिए इसको, ज्ञान लीजिए, ज्ञान सिर्फ छापना नहीं है, घर में जाकर इसको वीडियो को पूरा बढ़िया समझिएगा। लॉकडाउन में तो हम वीडियो पर पढ़ा रहे हैं, सामने रहते तब ने बच्चा से बातचीत होता है, क्या जी क्या कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उधर से आता रिप्लाई। 30 सेंटीमीटर, 30 देखिए कहता है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण। ये देखिए ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो इसकी फोकस दूरी निकल जाएगा। वक्रता त्रिज्या दिया है R बराबर 30 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या तो इसका यहाँ से यहाँ ये दूरी दे दिया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से ये दूरी तो जानते धनात्मक होता है, 30 सेंटीमीटर ये दे दिया, तो ये तो f बराबर कितना हो जाएगा? उसका आधा होता है 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसलिए f बराबर r/2 मतलब 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर ये हो गया। इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक, प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक, तीन वो हमेशा धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। याद रखिए, चिन्ह परिपाटी के बिना तो हम नोमिनिकल बना ही नहीं सकते हैं मिरर का। चिन्ह परिपाटी का ज्ञान एकदम से एकदम कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रश्न बना सकते हैं सही से, नहीं तो फिर तो गलत करते जाइएगा। इसलिए ध्यान दीजिए इसका। दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने इधर हो गया। दर्पण के सामने मतलब यहाँ से इधर कहीं कहीं वस्तु रखा गया है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? वस्तु है। तो u बराबर माइनस में 15 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस होता है, चाहे अवतल हो दर्पण या उत्तल, u हमेशा माइनस। अब आर यू पता, यह पता, भी पूछ रहा है कि भी कहाँ बनेगा। तो इसका तो भी कैसा आएगा? तो भी तो इसका धनात्मक आएगा। जानते हैं जब भी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में तो ये साइड बनता है, ये साइड वस्तु इस साइड रहता है, लेकिन प्रतिबिंब इसका पीछे बनता है। इसका मान जब भी आएगा तब हम समझ गए कि धनात्मक आएगा। अगर कहीं निकालने में ऋणात्मक आ रहा है, कहीं निकालने में अगर ऋणात्मक आ रहा है तो समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं हम मिस्टेक कर दिए। क्या आना चाहिए? ये इसका मान धनात्मक आना चाहिए। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि दर्पण सूत्र से, दर्पण से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान तो निकालना है, प्लस 1/u का मान -15 बराबर 1/f, f का मान 1/15। तो 1/v ये प्लस माइनस माइनस 1/15, 1/v बराबर, इसको उस साइड ही फेंक दीजिए, इसको वो साइड ले लेते हैं। तो 1/15 तो पहले से था धनात्मक, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15। तो 1/v बराबर
15 LCM, तो 1 + 1, तो V बराबर हो 1/V बराबर हो गया 2/15। तो यहाँ से 2V बराबर हो गया 15, तो V बराबर हो गया 15/2, यानी कि V बराबर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर यहाँ निकल गया हमारा क्या भी, यानी कि प्रतिबिंब दूरी यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा P तथा F के बीच, यानी कि बीचों बीच यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में, इसको लिखिए पहले पूरा अच्छा से लिख लीजिए, समझ में आ गया बढ़िया से जी, आया समझ में? बिल्कुल। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, कहता है एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के सामने, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक, तो R बराबर यहाँ पर लिखेंगे, दिया है R बराबर क्या हो गया भाई, R बराबर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसलिए F निकालिए, इसका आधा कर दीजिए, तो 30/2 15 सेंटीमीटर R हो गया, F हो गया के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो U बराबर, वस्तु रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पर, तो U बराबर -10 सेंटीमीटर। U हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल, सामने रखा जाता है, क्योंकि उसका परावर्तक सतह के सामने रखा जाता है, परावर्तक सतह के सामने वाली दूरी सब ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस में। बस 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई H1 इसको कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर हुआ वास्तविक बनेगा या काल्पनिक, इसका मतलब ये हुआ प्रकृति का, नेचर ऑफ इमेज है ना, रियल या वर्चुअल। तो देखते हैं क्या आता है। अगर प्रतिबिंब हमारा, ये तो दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जानते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, दर्पण से पता ही चल जाएगा। और स्थान उसका निकालना है कि कितने दूरी पर बना दर्पण से कितनी दूर बना, आगे बना पीछे बना, सब पता चल जाएगा। आकार उसका क्या रहेगा, मतलब वस्तु का आकार कितना रहेगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर का वस्तु है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का वस्तु है, तो कितना ऊंचा का वस्तु बनेगा, 5 से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो छोटा बनेगा, क्योंकि दर्पण हमारे पास कैसा है, उत्तल है। और उत्तल दर्पण में जानते हैं क्या होता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है प्रतिबिंब का आकार। अगर 5 सेंटीमीटर का है, तब यहाँ से पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर से छोटी प्रतिबिंब रहेगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, H2 बराबर वाट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर H2 बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ से लगा देते हैं, सबसे पहले F पता है, U पता है, V निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से हो गया 1/V का मान तो ज्ञात करना है, प्लस 1/U का मान -1/10 बराबर 1/15। कट करके यहाँ से हो गया अब 1/V बराबर, ये उस साइड चलेगा तो प्लस हो जाएगा 1/10 + 1/15। यहाँ से हो गया 1/V बराबर LCM 30, तो 3 + 2, इससे भाग दिया 3, 3 × 3 × 1 3 प्लस 15 से भाग दिया 30 में 2, 2 × 1 2, 3 2 5, 1/V बराबर 5/30 कट गया। तो 1/V बराबर 1/6, मतलब V बराबर 6 सेंटीमीटर। धनात्मक आना भी चाहिए क्योंकि उत्तल दर्पण है। देखिए दर्पण कैसा था हमारा, समझिए बात को, ये था दर्पण, ये था दर्पण, ये P, ये F, ये C, यहाँ पर वस्तु है 5 सेंटीमीटर का, ये दूरी दे रखा था कितना 10 सेंटीमीटर, और ये निकल गया हमारा प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बन गया 6 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 6 सेंटीमीटर,
ये है 6 सेंटीमीटर दूरी बन गया। यहाँ से P से जब भी दूरी मापा जाता है यहाँ से धनात्मक आया तो इसका मतलब उस साइड बन गया। उत्तल दर्पण के इधर रंगा हुआ रहता है, इसलिए ये धनात्मक इसका आया दूरी। अब जब भी निकल गया तो हम जानते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति तो इसमें सीधे लिख देंगे कि काल्पनिक बनता है, क्योंकि दर्पण उत्तल है। स्थान निकल गया 6 सेंटीमीटर दूर पर। आकार मतलब वस्तु को, चूँकि जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v बटे u। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है h2 बटे h1 बराबर -v बटे u। तो यहाँ से हो गया h2 बटे h1 का मान 5, ये धनात्मक में, क्योंकि यहाँ से जो भी दूरी लेते हैं धनात्मक लेते हैं। h1 का मान हमारा दिया हुआ है, h1 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है वस्तु को हमेशा। तो प्रतिबिंब वस्तु ऊंचाई धनात्मक बराबर -v का मान 6 आ गया, तो 6 बटा u का मान -10। ये दोनों कट गया, ये दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से हो गया h2 × 10 बराबर 6 × 5। यहाँ से h2 बराबर हो गया 6 × 5/10। ये हो गया 2 बार में कट गया, यहाँ से 3 बार में ये। तो h2 बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ये भी धनात्मक आ गया। h2 का मान धनात्मक ये शो करता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो रहेगा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर खड़ा रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, इसे मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ा रहेगा। ये देखिए खड़ा, यही है, इसका ऊंचाई दे दिया 3 सेंटीमीटर। अगर फिगर देखना है तो फिगर में भी है h2 में 3। इस तरह से प्रकृति में अगर क्या लिखेंगे, वस्तु की प्रकृति पूछेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आ जाएगा आभासी, इसी को काल्पनिक कहते हैं या काल्पनिक। प्रकृति हो गया, स्थान हो गया, स्थान तो ये 6 सेंटीमीटर। अगर स्थान हो गया तो स्थान बराबर दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर, और आकार हो गया ये 3 सेंटीमीटर, ये आकार हो गया, यही क्या हो गया, आकार हो गया, सब निकल गया। तो इस तरह से अगर जो हम थ्योरी पर पूरा पकड़ बना करके रखते हैं तो हमारा अंकित प्रश्न कुछ भी नहीं है, एकदम आसान होता है। लल्लू आसान लगता है ना बनाने में, कुछ भी नहीं है। तो आगे के वीडियो में फिर हम अंकित प्रश्न भी और बताएंगे, इसका जितना भी है फंडा सब क्लियर कर देंगे। वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।